2 साल 5 महीने 29 दिन, ये किसी बच्चे की उम्र नहीं और ना ही किसी के रिटायरमेंट की उल्टी गिनती। ये वो समय है जो हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े सितारे ने बिना किसी हिट फिल्म के गुजारे थे, और ऐसा उसके 17 साल के सुपरस्टारडम में पहली बार हुआ था, वरना कोई ऐसा साल नहीं जिसमें एक धमाल नहीं। ऐसे में 10 अगस्त 1990 को आई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका किया तो उसकी गूंज पर खुद लीड एक्टर को भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि उसकी नज़रों में एक चलताऊ फिल्म थी और उसने इसे आर्थिक तंगी में मिली रिकॉर्ड तोड़ फीस के चलते ही साइन की थी। लेकिन करीब 2.5 साल पहले 12 फरवरी 1988 को आई फिल्म शहंशाह के बाद से ये पहली फिल्म थी जिसकी एडवांस बुकिंग के लिए विंडो पर भीड़ दिखी और दूसरे तीसरे हफ्ते भी हाउसफुल की तख्ती लटकती चली गई। इस बीच आई गंगा जमुना सरस्वती, तूफान, जादूगर, मैं आजाद हूं जैसी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ताश के पत्तों की तरह ढह गई थी, मानो सिनेमा के शहंशाह का किला दरक उठाओ। लेकिन आज का अर्जुन का सुपरहिट हो जाना अमिताभ बच्चन के लिए डबल बोनांजा या कह लें कि दोगुनी खुशी लेकर आया था। इस फिल्म से ऐन पहले उन्हें कोर्ट ने बोफोर्स कांड के आरोपों से बाइज्जत बरी किया था। ऊपर से जिस फिल्म का ऑफर ठुकराने के लिए उनके मैनेजर ने कड़की के दिनों में भी अमिताभ की फीस बढ़ा चढ़ाकर 70-80 लाख मांगी थी, ये देखने के लिए कि प्रोड्यूसर महोदय सीरियस हैं या दूसरे टुटपुजियों की तरह अंड बंड स्क्रिप्ट उठा लाए हैं। प्रोड्यूसर ने सीधे 1 करोड़ देने का ऑफर दे डाला और अमिताभ फिल्म साइन करने के बाद भी हिचकिचाते रहे थे कि आदमी अपनी पूंजी क्यों डुबोना चाहता है। अब वही फिल्म उनका सुपर बाउंस बैक लेकर आई थी। अमिताभ के करीबी मानते हैं कि बोफोर्स का दाग न लगा होता तो गंगा जमुना सरस्वती, तूफान और मैं आजाद हूं जैसी फिल्मों का अंजाम कुछ अलग ही होता। कुछ नहीं तो अग्निपथ का वो हाल न होता जिसे अमिताभ की मानस फिल्म कहा जा रहा था और जिसमें उन्होंने अपनी सारी अदाकारी और पूरी ताकत झोंक दी थी। लेकिन वहीं कई क्रिटिक्स मानते हैं कि ये फिल्म में फ्लॉप होने के ही काबिल थी, क्योंकि बोफोर्स आरोपों के शुरुआती और सबसे बुरे दिनों में ही आई शहंशाह के लिए पब्लिक का क्रेज देखने लायक था। यह अखबार गवाह है कि शहंशाह के ब्लैक टिकटों की बिक्री रोकने के लिए कोलकाता में छापेमारी हुई थी और बड़े पैमाने पर अवैध टिकट जब्त हुए थे। मतलब ये कि सुपरस्टारडम के हाशिए पर धकेल दिए गए अमिताभ बच्चन के करियर को दूसरा जीवन देने वाली ये फिल्म अगर सुपरहिट हो रही थी तो ये कोई तुक्का नहीं था, बल्कि एक वेल प्लान्ड, वेल प्रोड्यूस्ड फिल्म थी जिसे हिट होना ही था। आज की हमारी कहानी इस फिल्म के पीछे की कारीगरी और पर्दे पर इसके करामात के कुछ अनसुने किस्से तो लेकर आई ही है, इसके सबसे हिट गाने की धुन पर पाकिस्तानी दावे की तह में जाकर वो सच्चाई भी लेकर आई है जो वर्षों तक बहस और विवादों में धूल फांकती रही। दोस्तों, साल 1988-89 में जब प्रोड्यूसर फाइनेंसर अमिताभ बच्चन की फिल्मों में पैसा लगाना बड़ा रिस्क मानते थे, केसी बोकाडिया ने अमिताभ बच्चन को 1 करोड़ फीस का ऑफर देकर इंडस्ट्री ही नहीं खुद बच्चन को चौंका दिया था। केसी बोकाडिया फिल्मी दुनिया में नए नहीं थे। तेरी मेहरबानियाँ, प्यार झुकता नहीं, नसीब अपना अपना, जवाब हम देंगे, कुदरत का कानून जैसी फिल्में प्रोड्यूस कर चुके थे। नया सिर्फ ये था कि वो पहली बार अपनी फिल्म डायरेक्ट करने जा रहे थे। तो इतना अनुभवी फिल्मकार क्या वाकई कोई रिस्क ले रहा था? बिल्कुल नहीं। वो एक ऐसी फिल्म की हिंदी रीमेक बनाने वाले थे जो तमिल में सुपरहिट हो चुकी थी। ऐसे में उनकी नज़र में हिट कहानी को अमिताभ की फेस वैल्यू के साथ बेचना कहीं से भी घाटे का सौदा नहीं था। अमिताभ के लिए कोई अट्रैक्शन नहीं था। जिन शुरुआती फिल्मों से उनके ऊपर फ्लॉप एक्टर का ठप्पा लगा था, सब तमिल सुपरहिट्स की ही हिंदी रीमेक थी। खैर, इससे उन्हें क्या, खराब छवि और खस्ता हाल माली हालत में अगर कोई प्रोड्यूसर उन पर इतना भरोसा कर रहा है तो उन्हें भी उसका सम्मान करना ही चाहिए। अमिताभ ने फिल्म साइन कर दी, ये जानते हुए कि जमींदारी के अन्याय अत्याचार से लड़ने की कहानी हिंदी पर्दे पर कोई नई बात नहीं है। लेकिन फिल्म फ्लॉप होकर भी उनकी मार्केट वैल्यू बढ़ा दे तो बुरा क्या है।
अमिताभ ने आगे चलकर इस फिल्म में 100% एफर्ट दिया। चली आना तूफान की दुकान पे। बोकाडिया ने तमिल फिल्म एन थंगाची पदिचावा की कहानी और स्क्रीन प्ले जस का तस लिया। किरदार वही, स्टार नए, लेकिन सबसे नया था अमिताभ बच्चन का एंट्री सीन। मात्र ये सीन जब पर्दे पर आया तो रियल लाइफ में अपनी खोई छवि हासिल कर चुके अमिताभ के प्रशंसकों की नजर में रील पर भी उनका हीरोइज्म वापस आ गया था। मानो फिल्म दीवार और त्रिशूल वाले विजय मिलकर एक हो गए हों। कहानी वाकई कोई नई या इनोवेटिव नहीं थी। जमींदार का अत्याचार और एक ग्रामीण हीरो का पलटवार, लेकिन जब दांव अमिताभ बच्चन पर लगाई गई हो तो बहुत कुछ अपने आप नया हो जाता है। साढ़े तीन बज गोरी है कलैया, तुला दे मुझे हरी हरी चूड़ियां। फिल्म के ब्लॉकबस्टर होने से पहले इसका म्यूजिक ट्रैक चार्ट बस्टर हो गया। बप्पी लहड़ी के संगीत पर अनजान की कलम चली और बाकी काम लता मंगेशकर, शब्बीर कुमार, कविता कृष्णमूर्ति, अमित कुमार और मोहम्मद अजीज ने कर दिया। लेकिन इस एक गीत ने ऐसा धमाल मचाया कि इसकी गूंज सरहद पार पाकिस्तानी म्यूजिक इंडस्ट्री तक गई और दावा यह किया गया कि इसकी धुन तो करीब 15 साल पहले आई पंजाबी फिल्म गामा बीए से चुराई गई है। हालांकि उस दौर में दोनों देशों की फिल्मों में संगीत और धुनों की खूब लेन देन होती थी, लेकिन जब कोई धुन अपनी ओरिजिनल धुन की पॉपुलैरिटी को बहुत पीछे छोड़ दे तो हंगामा तो होना ही था। सारी रात निशाने पर बप्पी लहड़ी आए जो अपनी तड़कती भड़कती धुनों से मशहूर कम बदनाम ज्यादा होने लगे थे कि उन्होंने धुनें यहाँ वहां से ली हैं। उसी साल अमिताभ के साथ उनका इस बात को लेकर विवाद हो गया था कि फिल्म हम की जो धुन गुयाना के मोरी कांटे के एल्बम से मिलती जुलती थी और जिस पर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने काफी मेहनत की थी और उन्होंने बात बप्पी दा से शेयर की थी, लेकिन बप्पी ने उसी से मिलती जुलती धुन पर थानेदार का ये गाना कंपोज कर दिया और वो फिल्म हम से भी पहले रिलीज हो गई। खैर, बप्पी लहड़ी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं थे। यहाँ उन्होंने इस दावे को खारिज किया कि ये गाना पाकिस्तानी गाने की नकल है, बल्कि इसका मुखड़ा तो 1957 में आई फिल्म फैशन में इस धुन से इंस्पायर्ड है। कुछ क्रिटिक्स ने उल्टा गामा बीए के इस गाने पर आरोप मढ़ा कि ये तो भारतीय गाने की नकल है। हालांकि सच्चाई यह है कि पंजाबी राजस्थानी फोक टोन लिए ये गाना वहां के लोक गीतों से रचा बसा है और गोरी है कलैया में बप्पी ने अंतरा अंतरा कई राजस्थानी लोक धुनों के रंग में अपनी धुनें रची थी। हरी हरी चूड़ियों की देखे हरियाली, तुझे भीमा की न खेती सूख जाए। खैर, भीमा की खेती सूखने से पहले इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर नामो शोहरत की बारिश करा दी और इसके ठीक बाद आई फिल्म हम की कामयाबी ने भी बिग बी के बाउंस बैक पर मुहर लगा दी।